आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। यह जो क्लासेज आपका चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा क्लास है। अगर आपने अभी तक पहले क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। वहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए गए हैं और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वह मूलों की प्रकृति पे आधारित होगा। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के मूलों की प्रकृति हम कैसे पता करेंगे या फिर उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमसे यह पूछा गया है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए कि किस तरीके का है। तो केवल आपसे मूलों की प्रकृति ही नहीं पूछा जाएगा, यह भी आपसे पूछा जाएगा कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, शून्य कितने होंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूलों की प्रकृति होती है वह निर्भर करता है उसके डी के मान पर। डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, यानी कि विवेचक या फिर विविधकर बोला जाता है। आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यह किसी भी द्विघात समीकरण का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुना में जो वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं चिन्हों के साथ। एक्स के गुना में जो वैल्यू होता है उसको बी से, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखे हैं, 7x² माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए कि इस इक्वेशन में जो है ए का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के गुना में क्या वैल्यू है 7, तो यही ए का मान होगा। बी का मान क्या होगा, जो एक्स के गुना में है, तो एक्स के गुना में -9 है, चिन्ह के साथ हमने आपसे कहा है, तो बी का मान -9 हो जाएगा। और सी का मान जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, यानी जिसके साथ एक्स वाई लगा हुआ नहीं है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा। अब जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो इसके दो वैल्यू निकल के सामने आएगा। उसमें से एक वैल्यू को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक मान जो होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, और दूसरे मान को बीटा से। तो हमें यही बताना है कि जब हम इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जाएंगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें किस तरीके का दिखेगा। वह दोनों आपस में इक्वल हो सकता है या दोनों अनइक्वल होगा, है ना, और दोनों अनइक्वल होगा, या फिर वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा। इसी चीज को हमें यहाँ पे बताना होता है। तो हमने आपसे अभी क्या कहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों की प्रकृति जो होती है वह डी के मान पर निर्भर करता है। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर आपका होता है b² - 4ac। डी बराबर b² - 4ac होता है, यानी इसी बात पर निर्भर करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति या फिर उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। अब आप एक चीज सोचिए कि b² - 4ac का मान क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ देखिएगा, पहला कंडीशन, पहले 5 मिनट में कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर b² - 4ac, या फिर इसको हम d भी कह सकते हैं, तो b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, क्या b² - 4ac का मान किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप नहीं निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो x के गुना में होगा a का मान, एक्स स्क्वायर के गुना में होगा a का मान, जो x के गुना में होगा b का मान, जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा वह c का मान। तो हम बड़े आराम से b² - 4ac का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है संभावना कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, या फिर देखिएगा यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यह हो सकता है कि b² - 4ac का मान जो है वह बड़ा हो जाए, किससे, 0 से, 0 से बड़ा आ जाए। या तीसरा कंडीशन आपका हो सकता है b² - 4ac का वैल्यू जो है वो आपका क्या निकले, वो आपका छोटा हो जाए, 0, 0 से छोटा आ जाए। अब समझिए, अगर b² - 4ac का मान, यहीं से शुरुआत करते हैं, 0 से छोटा आ गया, तो 0 से छोटा आने का मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या लिखेंगे, इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। यानी मूलों की प्रकृति क्या होगा, अवास्तविक हो जाएगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। इस बात को भी समझेंगे, नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन का संख्या कितना होगा। हलों का संख्या अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, इसके सॉल्यूशन का संख्या
यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से भी पता चल रहा है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई वास्तविक हल आपका नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अच्छा, वास्तविक और अवास्तविक क्या होता है? जैसे अगर कोई नंबर रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ आ गया, जैसे -3 रूट के भीतर आया है, तो यह क्या होता है? यह होता है अवास्तविक संख्या। इसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं सारे के सारे वास्तविक होते हैं। वास्तविक अवास्तविक में पहले डिफरेंस आप समझ लीजिए। अवास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? रूट के भीतर कभी कोई वैसा नंबर आ जाए जो नेगेटिव चिन्ह के साथ आ जाए, तो यह होगा अवास्तविक। बाकी जितने भी नंबर है जो भी आप सोच सकते हैं, सबका सब क्या होगा? वास्तविक होगा। तो यहाँ पे जो है इसका जब आप सॉल्यूशन करिएगा, किसका? जिसके बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, वहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वह रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ आएगा। इसका मतलब कोई वास्तविक हल नहीं होगा। इसका कहानी आपका हो गया समाप्त। जब भी बोला जाए कोई वास्तविक हल नहीं है, आपको क्या समझना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। अगर पूछा जाए कि कितने मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, हलों की संख्या कितनी होगी, तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसका मतलब इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, हलों का संख्या 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, इस केस में क्या होगा कि इसका जो हल हो, सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका निकलेगा। सॉल्यूशन कब नहीं निकलेगा? जब आपका लेस देन 0 होगा। तो इसका वास्तविक हल होगा। क्या होगा? वास्तविक हल होगा। लेकिन कितना हल होगा वास्तविक? एक। तो यहाँ लिखेंगे हम एक वास्तविक हल होगा। ठीक है, एक वास्तविक हल होगा। देखिए कई चीज यहाँ से क्लियर हो गया। कई चीज क्या क्लियर हो गया? इसका हल क्या हो जाएगा? वह वास्तविक होगा। और हलों का संख्या कितना होगा? एक। यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा। और इक्वल वैल्यू को हम लोग एक ही काउंट करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन का संख्या यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक होगा। तो जब भी क्वेश्चन में यह बोला जाए कि हलों की संख्या जो है एक है, तो आपको क्या समझना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा, एक हल को ऐसे ही बोला जाता है आवर्ती हल। तो आवर्ती कहने का मतलब एक ही हल दो बार आ गया। पुनरावृत्त हल, पुनरावृत्त हल का भी मतलब क्या होता है? रिपीटेड होगा सॉल्यूशन। तो पुनरावृत्त हल का भी मतलब होगा एक ही हल आपका कितना बार आ गया? दो बार आ गया। तो अगर क्वेश्चन में यह बोला जाए कि एक हल है या मूल जो है वह समान है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं? एक हल कहने का मतलब कि मूल क्या हो जाएगा? एक हल कहने का मतलब है कि मूल समान हो जाएगा। एक ही मूल दो बार आ गया, इसलिए तो उसको एक काउंट किए हैं, मूल समान होगा। तो अगर बोला जाए कि मूल समान है या मूल बराबर है या पुनरावृत्त है या आवृत्ति है, सबका मतलब एक ही होता है। तो इन सब केस में आपको क्या समझना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एक हल बोले, आवर्ती हल बोले, पुनरावृत्त हल बोले, मूल बराबर बोले, मूल समान बोले। ठीक है, तो इन सभी केस में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर 0 है, तो यहाँ पे दो वास्तविक हल होगा। कितने हल होंगे? दो वास्तविक हल होंगे। यानी हलों का संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ से ही क्लियर हो रहा है, दो वास्तविक हल होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि हलों का संख्या जो है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? पर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वह 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर यहाँ पे हो रहा है तीनों चीज। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसका मतलब जो इक्वेशन है उसका कोई भी वास्तविक हल निकल के सामने नहीं आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि दो वास्तविक हल निकल के आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि इस निकाय का केवल एक हल होगा, और जो हल होगा वह क्या होगा? समान होगा। यहाँ पे देखिए दो वास्तविक हल होंगे, और जो हल होगा वह क्या होगा? असमान होगा। दोनों का दोनों क्या होगा? असमान होगा। यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसमें क्या होगा? अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू एक होगा, समान होगा। यहाँ पे क्या होगा? अल्फा और बीटा का वैल्यू आपका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्लियर? चलिए, तो इतना कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इतना समझ के आप जो है इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर मतलब हल क्या होगा? समान होगा, एक हल होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो एक, मूल क्या हो जाएगा इसका? समान।
आगे चलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हल होगा, 2 हल होगा। अब 2 हल होने का मतलब है कि मूल असमान होगा, क्योंकि अगर समान होगा तब तो उसको एक ही काउंट कर लेते हैं, असमान होगा, ठीक है। आगे चलिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका मतलब यहाँ पे कोई वास्तविक हल नहीं होगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, कभी कभी यह भी पूछ देता है कि मूल परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो अगर रूट के भीतर कभी कोई वैसा वैल्यू आ जाए इसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे रूट 17 आ जाए, तो यह क्या होगा, यह आपका अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू रूट के फॉर्म में इस तरह से रूट 16 आ गया तो यह क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ऐसा आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ऐसा आता है जो रूट के भीतर आता है, जिसका रूट आप नहीं कर पाते हैं, तो वह आपका अपरिमेय हो जाएगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऐसा आता है जिसका वर्गमूल आप कर सकते हैं, जैसे 16 है, 36 है, 49 है, इसका मतलब वह परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय यह तो कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए, अब क्वेश्चन से बाकी चीज़ों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। अब इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन में बी का मान क्या है। आप बोलोगे सर ए का मान 3 है, बी का मान -4 है, तो बी का मान आपका यहाँ हो जाएगा -4। आप ए का मान बता दो क्या होगा, पहला क्वेश्चन है, एक एक चीज आराम से समझ लेते हैं। ए का मान हो जाएगा 3, और अगर सी का मान आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है 10। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान -4 है, तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा। बी स्क्वायर, ये तो चेक करते हैं, बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16। बी स्क्वायर के बाद लिखते हैं -4ac, तो 4 गुने ए के जगह 3 और सी के जगह कितना 10। अब इधर देख लीजिए क्या होगा, 10 तिया 30 चौके 120, 16 में से जब 120 घटाएंगे तो क्या होगा, यह जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 आ जाएगा ना। चेक करिए जरा सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया, बी स्क्वायर तो बी के जगह -4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करके देखिए, 4 तिया 12 दही 120, 16 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 104 आया, तो -104 आया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0। तो 0 से कम है, इसका मतलब कि एक क्या होगा, कोई वास्तविक मूल इसका नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब कोई वास्तविक हल यहाँ पे नहीं है। सिर्फ इतना ही तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। इसको चेक करिए, क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, -4ac, तो 4 गुने 3 गुने -5, तो 4 गुने, यहाँ देखिए 4 गुने 3 गुने जब -5 करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 तिया 12 पंचे 60, -60। तो बी स्क्वायर माइनस 60 कितना लिखेंगे हम, -60 लिखेंगे। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 36 और 60 कितना 96। यह जो वैल्यू आया वह क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वह आपका ग्रेटर देन 0 आया है। तो 0 से बड़ा आया है, इसका मतलब क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता तो हम क्या कहते, हम यहाँ पे कहते 0 का वैल्यू मूल वास्तविक और समान हो जाता। यहाँ पे 0 से बड़ा आया है, यानी कि मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर 0 से छोटा आ जाता तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। यही तो 3 कंडीशन होता है। तो हमें क्या करना होता है, सावधानी से सिर्फ चेक करना होता है, बी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 4ac, तो 4 तिया 12 पंचे -60, तो 36 माइनस -60 यानी 36 + 60 क्या वैल्यू आ गया, पॉजिटिव। आगे यहाँ देखिए क्या बोला है, मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होता है, आपने देखा है ना सर, मूल बराबर तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो आप यहाँ से बताइए कि b का मान क्या है, तो x के गुना में क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम करेंगे सबसे पहले 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने a के जगह कितना हो जाएगा a, और c के जगह कितना होगा, c के जगह b होगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। आप इस इक्वेशन में बताइए कि a का मान क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के गुना में है a, b का मान जो x के गुना में है 1, और c का मान कॉन्स्टेंट वाला पार्ट यानी कि b। तो हम किए बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ से देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा बराबर, माइनस वाला पार्ट उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा यानी कि 4ab। तो यहाँ से क्या आ गया 4ab बराबर 1।
तो 4ab बराबर 1 किस ऑप्शन में है, विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, सारे नए क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक कब नहीं होता है सर, मूल वास्तविक तब नहीं होता है जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होता है। मूल वास्तविक नहीं होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप बताइए किस इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है। अगर हम इसका चेक करते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस फोर ए सी, तो 4 गुने 1 गुने -5, तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा ना। 4ac तो 4 गुने 1 गुने -5 -20 होगा, और 16 माइनस -20 यानी 16 + 20, 16 20 36 हो जाएगा, यानी यह तो पॉजिटिव आ गया। यहाँ देखिए बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac तो 4 गुने 1 गुने 4 यानी 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, मतलब इसका मूल तो समान होगा। इसको चेक करिए, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4ac तो 4 गुने 1 गुने 5 कितना आया 20, 16 माइनस 20 कितना -4, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया है, 0 से छोटा आ गया है। और 0 से छोटा आने का मतलब इसके जो मूल होंगे वह क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक होने का मतलब क्या है, वास्तविक नहीं होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए बोला है कि कोई समाधान नहीं है। अच्छा, कोई समाधान कब नहीं होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का कोई समाधान यानी कि नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन का केस कब बनता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका लेस देन 0 हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा। तो यहाँ बोला है कि यह जो इक्वेशन है इसका कोई समाधान नहीं है, तो के का मान बताइए। अब के का मान हम यहाँ से बताएंगे। एक बात तो पता चल गया कि इस इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होंगे। अब बी का मान क्या है, के, तो बी की जगह के रखिए तो के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac तो 4 गुने ए के जगह 3 और सी के जगह के, तो 4 तिया 12 गुने के 12 के हो जाएगा, 12 के लेस देन कितना होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। 12 के आपका इतना लेस देन 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 किए हैं, बोला है कोई समाधान नहीं है। तो यहाँ से एक बात बताइए, आप लिख सकते हैं के स्क्वायर, समीकरण को देखिए यहाँ लेस देन रहे इक्वल रहे एज ए समीकरण ही इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, तो -12 को इसके उस तरफ ले जाएंगे, इक्वेशन के इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 12 होगा, तो 12 के हो गया। यहाँ से देखिए के से काटेंगे, यहाँ के 2 बार है यहाँ 1 बार है, कट जाएगा, के का वैल्यू क्या होगा, 1 तो होगा, के का वैल्यू लेस देन 12, तो लेस देन 12 जो होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन जब इस तरीके से कंडीशन हो तो इसको भी चेक कर लीजिए, तो के का मान लेस देन 12, एक तो कंफर्म हो गया, तो लेस देन 12 इसमें नहीं है, लेस देन 12 इसमें नहीं है, इसी दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। अब एक चीज़ और चेक करिए, ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ और चेक करिए कि के का मान अगर हम 0 लेंगे तो क्या होगा, तो अगर 0 लेंगे तो बराबर हो जाएगा 0, यानी के का मान 0 नहीं ले सकते हैं। अगर 0 से छोटा लेंगे तो क्या होगा, के का मान एक जगह कंडीशन में है ना, के का मान ग्रेटर देन 0, अगर हम के का मान लेस देन 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, लेस देन 0, जैसे चलिए -1 ले लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 12 गुने -1 -12 हो जाएगा, यानी यह आपका +12 होगा, तो 12 और 1 13, यह प्लस में आ गया ना, किस में आ गया, प्लस में आ गया, यह लेस देन 0 नहीं है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, इसका मतलब के का मान हमें 0 से बड़ा ही लेना होगा। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा, के का मान क्या होगा, के का मान आपका 0 से बड़ा, 12 से छोटा तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, 0 से बड़ा लेना होगा, क्योंकि 0 से छोटा अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो यह वाला जो है मामला आपका सेटिस्फाई नहीं करता है। देख सकते हैं 0 से अगर छोटा कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो 0 से नेगेटिव वैल्यू लेने का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू लेने का मतलब है कि यह पार्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा, और जैसे ही इसमें किसी भी नेगेटिव वैल्यू से गुना करिएगा तो यह तो प्लस हो जाएगा ना, जैसे 12 गुने -1 -12 -12 यानी प्लस आ जाएगा, और प्लस आने का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कभी लेस देन 0 नहीं होगा, यानी के का मान हमें 0 से बड़ा लेना पड़ जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन 1 2 करिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से बोला है कोई हल नहीं है, तो के का मान बताइए। भाई कोई हल नहीं है ना, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, सीधी सीधी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, लेस देन 0 होगा। आगे चलिए, बी के जगह क्या है, के, तो के स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने ए के जगह कुछ नहीं है, मतलब ए के जगह एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है, तो 1, तो 4 गुने 1 गुने के यानी 4 के, और यह क्या होगा, लेस देन 0 होगा,
यहाँ से के स्क्वायर लेस देन 4k, के से के स्क्वायर को काटिए, यहाँ 2 बार आया है ना, तो के लेस देन 4, एक तो हमारा होगा के लेस देन 4, यहाँ आंसर नहीं होगा। के लेस देन 4 है, यहाँ देख लीजिए के लेस देन -4, यह भी नहीं होगा, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। अब क्या हम के का मान 0 से छोटा ले सकते हैं? 0 से छोटा लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा, देखिए जैसे -1 लेंगे तो यह क्या होगा 1, और यह आपका प्लस हो जाएगा, यानी यह वैल्यू आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे ना, जैसे ही नेगेटिव लेंगे यह वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा हो जाएगा, तो कंडीशन जो कंट्राडिक्ट हो रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, के का मान बड़ा लेना पड़ेगा 0 से, और एक तो पहले से ही पता है कि 4 से छोटा, यहीं से क्लियर हो रहा है आपका। अब 0 से छोटा मान अगर रखते हैं ना के का, तो के का मान जैसे ही 0 से छोटा रखिएगा तो यह पूरा का पूरा पॉजिटिव मान दे देगा, और पॉजिटिव मान लेस देन 0 नहीं होता है। 0 से छोटा मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे -1 फिर से रखिए ना, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस यहाँ देख लीजिए 4 गुने -1 -4 होगा, यानी क्या आ रहा है -5। तो के का मान जैसे ही नेगेटिव लिए, सॉरी +5 आ रहा है, तो के का मान जैसे ही नेगेटिव लेते हैं तो यह जो वैल्यू आता है वह आपका 0 से बड़ा आ जाता है, और यह वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब हमें के का मान लेस देन 0 ही लेना पड़ेगा। आगे यहाँ देखिए, बोला है के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान होंगे। मूल समान होने का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वल, और अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वल कब आता है, मूल समान होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसको समीकरण का रूप दीजिए। सबसे पहले के एक्स से इस दोनों में गुना करेंगे, क्योंकि इस दोनों के बाहर गुना में के एक्स है, तो के एक्स से एक्स में गुना आप करते हैं तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा। फिर के एक्स से -2 में गुना करते हैं तो -2 के एक्स होगा, और +6 अलग है तो +6 को अपने जगह पे रहने दीजिए, इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। के एक्स से एक्स में गुना, के एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे चलिए, के एक्स से -2 में गुना तो -2 इंटू के एक्स और +6 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, बोला यह गया है कि इसके मूल समान है तो के का मान, भाई मूल समान है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो बी का मान बताइए क्या है, एक्स के गुना में क्या वैल्यू है -2k, तो -2k का स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि एक्स को छोड़ करके जो भी बचा वही तो आपका वैल्यू है ना बी का, तो बी स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर -4ac, तो 4 गुने ए के जगह के और इंटू सी के जगह क्या है आपका 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। -2 का स्क्वायर प्लस का 4, के है तो के, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ देखिए 6 चौके 24, तो -24 के, इसको बराबर के इस तरफ ले जाते हैं, -24 के है ना, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 24 के हो जाएगा। कैसे काटिए, के स्क्वायर को 4 से काटिए, 4 छक्के 24, कुछ गलत हो रहा है क्या, 4 छक्के 24, तो के का मान यहाँ पे क्या आ गया, के का मान यहाँ पे 6 आ गया, तो के का मान 6 होगा, यानी जहाँ के का वैल्यू 6 होगा वही हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ देखिए 6 के साथ क्या है 0 है, तो अगर हम के जगह 0 रखेंगे तो क्या LHS बराबर RHS हो रहा है, तो रख के देखिए, अगर यहाँ हम 0 लेते हैं तो 0, यह पार्ट भी 0, और 0 रखने पर भी यह हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर हम क्या करेंगे, आंसर हम विकल्प बी कर लेंगे। समझ रहे हो, थोड़ा सा हमें सोचना है। एक तो के का मान 6 आ गया, तो एक मान तो कंफर्म हो गया 6। दूसरा क्या, के का यहाँ देखिए के के साथ के का एक और मान 6 के साथ 0 भी दिया दे रखा है, तो 0 रख के यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 रख दिए कहाँ पे, के जगह पे, तो यह पार्ट भी 0 होगा, यह पार्ट भी 0 होगा, 0 - 0 यानी कि यह इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो सेटिस्फाई हो जा रहा है यानी 6 के अलावा इसका एक मान 0 भी होगा, तो हम अपना आंसर विकल्प बी चुन लेंगे। ठीक है, यही सब गलती आपको नहीं करना है। बोला है एक वास्तविक हल है, एक वास्तविक हल कहने का मतलब मूल समान होगा, मूल आवृत्ति होगा, पुनरावृत्त मूल होगा। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, एक वास्तविक हल है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो आप बी स्क्वायर करिए, बी के जगह 2k है ना, तो 2k का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, -4ac, तो 4 गुने ए के जगह कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1, और सी के जगह 4, तो 1 गुना 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, बराबर बराबर के इस तरफ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 4 गुने 1 गुने 4 16, 4 से काटिए, 4 चौके 16, के स्क्वायर का वैल्यू 4, तो के का मान क्या हो जाएगा √4, और √4 का वैल्यू क्या होता है +-2, यानी के का मान +-2 इस ऑप्शन में है, विकल्प डी में है। हम क्या किए, √4 का मतलब क्या होगा, √4 का वैल्यू क्या आएगा, +- दोनों आता है ना, तो +-2, तो आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए सवाल 9 में बोला है आवर्तक मूल निहित है।
अब इसी को हम आपको समझाना चाह रहे थे। जब बोला जाए आवर्तक मूल निहित है या पुनरावृत्त मूल है, ठीक है, आवर्तक मूल बोला जाए या पुनरावृत्त मूल बोला जाए, का मतलब है मूल समान है। और मूल समान होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी इक्वल टू यहाँ भी 0 होगा। बी का मान बताइए, बी का मान 1.5 के होगा, तो 1.5 के का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यह हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 गुने ए के जगह कुछ नहीं है तो 1, और सी के जगह क्या है आपका 4.5। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए एक 15 है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। एक अंक के बाद दशमलव स्क्वायर करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, के है तो के लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, माइनस 4.5 गुने 4 कितना हो जाएगा आपका 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 4.5 में 2 से गुना करिएगा 9, और फिर 2 से गुना करिएगा तो 18 होगा। 4.5 में 4 से गुना करने का मतलब 2 गुना फिर 2 गुना, तो 4.5 गुना 2 9, 9 दूना 18। वैसे भी 4 में 45 चौके 180, दशमलव एक अंक के बाद तो 18 ही होगा। आगे चलिए, अब यहाँ से देख लीजिए 2.25, यही है ना, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, और 2.25 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो के स्क्वायर का वैल्यू 18/2.25। और यहाँ से इसको सोल्व करिए, अगर पॉइंट हटाते हैं नीचे से तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में आपका डबल 0 आ जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। 25 से काटिए, 25 नमा 225, 25 से काटिए 25 चौके 100, 9 दूना 18 हो जाएगा। 2 गुने 4 कितना आया, 2 गुने 4 यहाँ पे के भी था ना, के गुना में क्या था आपका, के भी था, देख लीजिए, है ना, के भी था, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ भी आपका के रहेगा ना, यहाँ भी आपका क्या होगा 18 के इज इक्वल टू 0। अब 18 के इज इक्वल टू 0 है ना, देख लेते हैं, थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो यहाँ के था ना 4.5 के, तो 18 के आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2.25, यही तो है, के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 18 के, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, के से काटेंगे के स्क्वायर कैंसिल। अब के का मान बताइए, अब के का मान 18 बट्टा गुना में इधर आएगा तो भाग में 2.25 होगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में डबल 0 यानी 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 नमा 225, 9 दूना 18, 2 चौके कितना हो गया 8, तो के का एक मान आपका 8 हो गया, के का एक मान 8 हो गया। तो जहाँ भी के का एक मान 8 दर्शा रहा है वो हमारा आंसर होगा। यहाँ के का मान 8 नहीं है, ग्रेटर देन 8 है और लेस देन 8 है, ठीक है, यह दोनों नहीं होगा, यह हो सकता है। अब इसको चेक करना पड़ेगा, के का मान एक तो 8 है, क्या के का मान 0 भी हो सकता है, तो के जगह 0 रख के देखिए तो क्या LHS बराबर RHS हो जाएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0, यह पूरा के गुना में है, यानी यह पूरा टर्म 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यानी के जो है वह आपका 8 के बराबर तो होगा ही, इसके साथ साथ लेस देन आपका के का मान 0 के बराबर भी होगा। तो यह था आपका मूलों की प्रकृति के ऊपर आधारित क्वेश्चन। मूलों की प्रकृति जब भी आपको पता करना हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी आपको पता करना हो, तो कहाँ ध्यान देना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब मूल समान होगा। मूल समान होने का मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वल आएगा, मूल समान होगा यानी उसका सॉल्यूशन निकल रहा है तो वास्तविक मूल होगा, ठीक है, मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, उस केस में हलों का संख्या 2 निकलेगा, यानी अल्फा और बीटा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो मूलों का संख्या जो होगा वह कितना हो जाएगा, 2 वास्तविक मूल होंगे, और मूल क्या हो जाएगा वहाँ पे असमान होगा जब ग्रेटर देन आपका 0 होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया तो वहाँ पे कोई वास्तविक हल निकलेगा ही नहीं, तो वहाँ पे हमें सोचना ही नहीं है कि जो हल होगा वह आपका क्या कैसा होगा। सॉल्यूशन पूछा जाए तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो एक हल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा 2 हल होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, इसका मतलब उस निकाय का, उस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग क्लियर कर लिए हैं। एक क्लास और आपका इसका चलेगा, उसके बाद यह आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में फिर से कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।